हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है आपकी द ट्रीज। राइट, सो सबसे पहले उसका थीम, मैसेज एंड लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं। The poem can be read at various levels as it has a number of subtexts। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये बिकॉज इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। ठीक है, सब थीम्स हैं और हमें उनको पैरेलली समझना पड़ेगा। क्या मतलब है कि बहुत सारी सब थीम्स हैं? इसका मतलब बताती हूँ। ऑन द सुपरफिशियल लेवल द पोएम डील्स विद द थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। तो सबसे पहले मैन और नेचर की थीम के ऊपर इसमें डायरेक्ट बात की जा रही है। Man tries to curtail the freedom of nature by removing natural objects from their natural habitat। इंसान क्या करता है कि जो उसकी नेचुरल फ्रीडम है नेचर की, उसको लिमिट करने की कोशिश करता है, अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करता है, उसकी फ्रीडम खत्म करता है बाय रिमूविंग जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो नेचुरल हैबिटेट में, यानी कि फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट है जहां पे ट्रीज होने चाहिए, बट इंसान क्या करता है, वहां से उनको चॉप ऑफ कर देता है एंड दस डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, सो नेचुरल हैबिटेट से नेचुरल इनहेबिटेंट्स को हटा के एक इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। नेचर ऑलवेज स्ट्राइव्स फॉर इट्स फ्रीडम एंड ट्राइज टू ब्रेक फ्री। नेचर हमेशा अपनी फ्रीडम के लिए चाहती है कि उसको फ्रीडम मिले एंड ट्राइज टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कन्फाइनमेंट इम्पोज्ड ऑन इट। और जो भी उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई हैं, जो भी उसके ऊपर बाउंड्रीज बनाई गई हैं, उनको तोड़ के वो अपनी फ्रीडम के लिए बाहर निकलना चाहती है। by human beings, the trees, plants and animals require a free environment for their proper growth। अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए सबको फ्रीडम चाहिए, फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। On a deeper level, the poem also emphasizes the need of giving freedom to people of all genders। तो ये सेकंड थीम है, क्या है कि सबको फ्रीडम की जरूरत है, ऑफ ऑल जेंडर्स, रेसेस एंड क्लासेस। और पर्टिकुलरली पोएम मेटाफोरिकली किस पे एम्फसाइज कर रही है? नीड ऑफ फ्रीडम फॉर वुमेन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रीडम फॉर वुमेन के ऊपर एम्फसाइज कर रही है, who have been subjugated to slavery in the patriarchal society। ठीक है, तो जो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहां पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वहां पे फ्रीडम टू द फीमेल्स, उसके ऊपर भी इस पोएम में स्ट्रेस दिया गया है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसमें सब थीम्स हैं और इन सब थीम्स को आपको एक साथ लेके पढ़ना है। राइट, मैसेज क्या देना चाहते हैं? द मैसेज ऑफ द पोएम इज लाउड एंड क्लियर। इट इज नॉट इजी टू सप्रेस नेचर। एनिमल्स को, नेचर को, प्लांट्स, ट्रीज, इनको दबाना या अपने हिसाब से उनको ग्रो करने देना या उनको लिमिट करना वो पॉसिबल नहीं है। यू मे कन्फाइन देम, आप उनको बाउंड्रीज बना के रख सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उनकी प्रोग्रेस को, उनकी फ्रीडम को, लेकिन दे विल फाइंड अ वे, वो फिर भी अपना रास्ता चुन लेंगे कि किस तरीके से आउटब्रेक करना है, किस तरीके से ब्रेक फ्री करना है अपने उन शैकल्स को, उन बाउंड्री से, एंड चार्टर देयर ओन पाथ ऑफ फ्रीडम एंड ग्लोरी। और कैसे अपने फ्रीडम और ग्लोरी का रास्ता खुद बनाना है। राइट, सो ट्री सिंबलाइज ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे अब जो अगर हम नेचर और मेन के अलावा जब हम सब थीम पे आते हैं, तो जो दूसरी थीम है उसमें ट्री जो है वो ह्यूमन बींग्स की तरह सिंबलाइज किया गया है, पर्टिकुलरली विमेन। तो जब आपको मैं पोएम पढ़ा रही होंगी तो ट्रीज और नेचर और मेन की तो बात हो ही रही होगी, लेकिन यहाँ पे जो ट्रीज हैं उनको आप एक माइंड में विमेन की तरह भी लेंगे, फीमेल्स की तरह, कि किस तरीके से उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से, उनकी फ्रीडम से उनको रोक दिया था, लेकिन आज वो अपनी बाउंड्रीज से, अपनी शैकल से ब्रेक फ्री होके अपने लिए एक नया रास्ता अपनी ग्लोरी के लिए बना रहे हैं। राइट, सो ट्रीज यहाँ पे ह्यूमन बींग्स एंड पर्टिकुलरली विमेन को सिंबलाइज कर रहे हैं। व्हेन ट्रीज कम टुगेदर दे मेक अ फॉरेस्ट। जब ट्रीज एक साथ आते हैं तो वो फॉरेस्ट बनाते हैं, अ वर्ल्ड ऑफ देयर ओन, अ वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। राइट, और इसी तरह जब वुमेन कम टुगेदर दे मेक अ मूवमेंट। राइट, they create a united front of resistance, regeneration and renaissance।
right? Nothing and nobody can stop the growth of natural objects. कोई नहीं रोक सकता है. And human beings, therefore, instead of stilting their growth by suppressing them, it is essential to provide them a conducive environment. तो बजाय इसके कि हम उनकी ग्रोथ को, उनकी फ्रीडम को रोक दें, हमें एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक फेवरेबल एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो फ्लरिश एंड एंजॉय दिस लाइफ विद फ्रीडम. ठीक है, तो ये मैसेज देना चाहते हैं. तो आप भी जब अपना मैसेज और थीम वहां पे अपने आंसर्स में लिखेंगे, प्लीज गिव बोथ द थीम्स, राइट. चलिए, सो लिटरेरी डिवाइसेस, पर्सोनिफिकेशन क्या है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच जहां पे कोई भी आइडिया है या कोई चीज है, दैट इज, या कोई एनिमल है, इज गिवन अ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स. यहाँ पे क्या है? द नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स आर पोर्ट्रेड इन सच अ वे, जो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको भी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देके बात की जाती है. मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, जैसे मून को एग्जाम्पल आप एक ह्यूमन बीइंग का या मदर से कंपेयर करते हैं, तो इस तरीके से जो भी आप ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देके कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, राइट. यहाँ पे क्या है? द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट. ट्रीज जो है वो फॉरेस्ट में बाहर मूव कर रहे हैं. अब ट्रीज लिटरली मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रीज का मतलब है द फीमेल्स ऑफ द सोसाइटी, राइट. सो ये पर्सोनिफाई किया गया है. नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो. तो सन के फीट बरी नहीं हो सकते हैं. सो हियर द सन इज पर्सोनिफाइड एज अ लिविंग क्रिएचर जिसके फीट हैं, राइट. सो दिस इज ऑल्सो अ पर्सोनिफिकेशन. ऑल नाइट द रूट्स वर्क. रूट्स क्या वर्क कर सकती हैं, बट यहाँ पे द रूट्स आर पर्सोनिफाइड एज दे आर शोन टू बी वर्किंग. नेक्स्ट, winds rush to meet them. Again, winds cannot rush, they just blow. So they are personified as living beings कि हम जल्दी जल्दी में इंसान जैसे भागते हैं, उसी तरीके से उसको पर्सोनिफाई किया गया है, who extend a welcome to the trees. राइट. देन सिमिली, सिमिली और मेटाफर एक ही जैसा होता है, कंपैरिजन दोनों में किया जाता है, लेकिन सिमिली में एज और लाइक वर्ड यूज करते हैं. सो एज या लाइक वर्ड यूज करके जब आप कंपेयर करते हैं, द शी इज एज वाइट एज स्नो. ठीक है, तो आपने किसी गर्ल को कंपेयर किया है स्नो से और एज वर्ड लगाया है. यू आर जस्ट लाइक योर मदर, राइट. तो लाइक लगा दिया है. तो लाइक और एज यूज करके जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो होता है सिमिली, और जब हम एज और लाइक नहीं यूज करते वर्ड लेकिन फिर भी कंपेयर कर रहे हैं तो मेटाफर होता है, राइट. सो अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन शोइंग सिमिलैरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. Unlike a metaphor, a simile draws resemblance with the help of words like or as, and therefore it is a direct comparison. डायरेक्ट कंपैरिजन होता है सिमिली में. एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेरेंट्स, सॉरी पेशेंट्स. सो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह, सो यहाँ पे वर्ड लाइक यूज हो रहा है. सो हियर द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. किससे कंपेयर कर रहे हैं? पेशेंट से. नाउ स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स. लाइक वर्ड अगेन यहाँ पे आ गया. हियर द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिटन इज एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड टू अ वॉइस. Next, the moon is broken like a mirror. So moon hidden behind the branches and leaves of oak tree. उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मिरर टूटा हुआ पड़ा है नीचे, राइट. सो इसको भी मिरर से कंपेयर किया गया. रिपीटेशन देखते हैं. The poet often repeats single words या पूरे phrases या lines, क्योंकि उसको कुछ या तो rhyming scheme देनी होती है. Sometimes even whole stanza at intervals to create a musical effect, or to emphasize a point, to draw the reader's attention, to lend unity to peace. So बहुत सारे पर्पस होते हैं जिनकी वजह से ऑथर रिपीटेशन करते हैं. कभी कोई वर्ड का, फ्रेज का, या कभी कभी पूरे पैराग्राफ का भी रिपीटेशन हो जाता है. Anaphora. So anaphora is a literary device in which the writer repeats the same beginning of a clause or a sentence, chiefly with the purpose of emphasizing on the repeated element, but also to bring rhyme in the writing. So first आपका anaphora है, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे in these two lines they start with no.
right, which shows that the forest was without trees and without its usual activities. So यहाँ पे जो repetition हुआ है, जो anaphora में writer ने repeat किया है word, that is no. Okay, metaphor. A metaphor is a figure of speech, मैंने बताया, जहाँ पे comparison होता है लेकिन without using like or as. So यहाँ पे example है, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Here the word crown is used for the top of the oak tree. The comparison is made but without the use of like or as, दोनों words नहीं use किए हैं. The term extended metaphor, एक extended metaphor भी होता है, उसमें क्या है, a comparison is drawn between two unlike things that continues throughout the series of sentences in a paragraph. एक पूरे paragraph में अब वो बार बार use होता है, एक lines में भी use होता है. It often comprises of more than one sentence and sometimes consists of full stanza also. The poem, the trees word जो है वो पूरे पैराग्राफ में यूज किया गया, पूरी पोएम में यूज किया गया है. एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ ट्रीज, जैसे कि आपको स्टैंजा 1 और 2 में ट्रीज यूज किया गया है, द फॉरेस्ट स्टैंजा 1 में, द नाइट स्टैंजा 3 और 4 में, एंड द मून 3 और 4 में. ये है एक्सटेंडेड मेटाफर्स, राइट. चलिए नेक्स्ट है एंजाम्बमेंट. एंजाम्बमेंट में क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क्स आर नॉट यूज एट द एंड ऑफ द लाइन, कोई कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं यूज होता है. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज एंड द पोएम कंटिन्यूज. नो पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड देयर, राइट. All night the roots work to disengage themselves from the cracks, so no punctuation marks are used again. Okay, imagery tha, the trees inside are moving out in the forest, right. The poet has created an imaginary picture of trees moving out. They are breaking their shackles, अपनी boundaries को तोड़ के बाहर move हो रहे हैं. So एक imagination create हो रही है. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. Here there is a picture of forest without trees. खाली land है पूरा, कोई trees नहीं है. Like newly discharged patients, तो यहाँ पे एक half dazed moving to the clinic doors. तो यहाँ पे भी एक आपको इमेज बताई जा रही है. One can clearly visualize कि पेशेंट है वो बाहर हॉस्पिटल के जाना चाहता है. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. यहाँ पे एक skyscape है with the moon shining at the night in the vast sky and making the night fresh. So ये सब imagery के आपके examples हैं. Rhyming scheme क्या है यहाँ पे? The poem has been written in a free verse with varying lengths of lines. कहीं पे लाइन छोटी है, कहीं पे बड़ी है, but एक particular rhyming scheme यहाँ follow नहीं की गई है, right? So I hope आपको सारे literary devices अभी तक समझ में आ गए होंगे. I have been repeating all the literary devices and all the poems, उनके explanations भी. फिर भी अगर कुछ आपको दोबारा एक्सप्लेन करवाना है तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर देना. आई विल एक्सप्लेन यू इन द कमेंट्स बॉक्स, राइट. थैंक यू.